मांसपेशियों से बना होता है, मांसपेशियों से बना एक अंग है और इसमें 4 चेम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स। मनुष्य के अंदर, जबकि मेंढक के अंदर वो 3 अंग होते हैं, 2 ऑरिकल एक वेंट्रिकल। तो इस तरह से मैं मनुष्य की बात करूँगा तो 4 पार्ट होते हैं इसके, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल्स। लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, इस तरह से होता है। तो अब ये क्या काम करता है, ये हमारे शरीर में ब्लड, दूसरी बात होती है ब्लड होता है 6 लीटर किलो ब्लड होता है, लेकिन किसी में वजन ज़्यादा होता है, शरीर बड़ा होता है तो ब्लड का मात्रा भी बढ़ जाती है। तो 5 या 6 लीटर की लगभग ब्लड लगभग होता है। तो वो ब्लड 1 लीटर ब्लड रखा रहता है और बाकी ब्लड जो होता है 5 लीटर या 6 लीटर वो सर्कुलेशन में रहता है। तीसरा अंग होती है आर्टरीज। आर्टरीज जो होती है, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज होती है जो ब्लड को हार्ट से अंगों तक ले जाती है, उनको आर्टरीज बोलते हैं। और जो अंगों से ब्लड को हार्ट तक ले जाती है उनको क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। आप देखा होगा अस्पतालों में जो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है वेन्स में चढ़ाया जाता है, क्योंकि वो ग्लूकोज सीधा हार्ट तक जाता है और उसके साथ मेडिसिन ले जाती है, हार्ट तक जाती है और हार्ट पे सब जगह डिस्पर्स करता है। यहाँ तक समझ में बहुत नॉर्मल बात थी। इसके बाद अब हार्ट करता क्या है, हार्ट एक बार में 72 बार धड़कता है और एक बार धड़कन के साथ 65 ml ब्लड रक्त के हार्ट के दूसरे हिस्सों को पहुंचाता है, शरीर के जो दूसरे हिस्से होते हैं उन तक पहुंचाता है। एक बार धड़कने से क्या 65 ml ब्लड को अंगों तक पहुंचाता है। तो ये किनके द्वारा, आर्टरी के द्वारा। आर्टरी के द्वारा अंगों को पहुंचाया जाता है 65 ml ब्लड। और ये आर्टरी और वेन्स जो होती है 70,000 मील लंबी होती है। हमारे शरीर में आर्टरीज वेन्स होती है 70,000 मील लंबी, मील यानी कि किलोमीटर नहीं, मील इतनी लंबी होती है। अब इनके अंदर ब्लड 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। हार्ट का काम है 1 मिनट में 72 बार 65 ml ब्लड अंगों को जाता है और 65 ml ब्लड अंगों से हार्ट में जाता है, वो भी उसी एक पंप के दौरान। इस तरह से 4000 गैलन ब्लड हमारे शरीर का संचरित होता है, जो कोशिकाओं सिराओं में और धमनियों में 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। अब ये बात अंगों में जाकर क्या करता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जाती है, हीमोग्लोबिन होता है तो ऑक्सीजन जाती है, तो वह ऑक्सीडेशन होता है। तो जो अंग जिस तरह का काम करता है उसके लिए ऑक्सीजन भी सप्लाई करता है, उसके लिए न्यूट्रिएंट भी सप्लाई करता है और उसके लिए वो जीवन देता है। जैसे आंखों को ब्लड आएगा तो आंखों की कोशिकाओं को जीवन मिलता है, क्योंकि ऑक्सीजन से मिलती है, हीमोग्लोबिन से मिलता है, WBC जो रक्षा करती है बॉडी की वो उससे मिलती है। तो ये इतना काम एक हार्ट करता है। अब जब भगवान ने हार्ट बना के हमारे शरीर के अंदर रखा, बच्चे थे पेट में थे तो माँ के पेट में हार्ट रिप्लेस किया गया शरीर के अंदर। तो भगवान ने उन मांसपेशियों की शक्ति जो बनाई, शक्ति जो निर्धारित की, वो इतनी थी कि ये 300 साल तक अनवरत धड़कता रहेगा। कितने साल तक? 300 साल तक। 300 साल तक धड़क सकता है। अगर हम इसको ऐसा कर ऐसे ही रखेंगे, इसमें कुछ जोड़ पैदा ना करेंगे तो 300 साल तक धड़क सकता है। लेकिन भगवान ने 300 साल का एपरेटस हमारे अंदर रख दिया। एपरेटस ही तो हुआ नहीं, रख दिया कि 300 साल तक धड़केगा चलेगा, आप उसको सुरक्षित रखो। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि 30 साल की उम्र वाले भी ब्लड प्रेशर से ग्रसित है, 40 साल वाले भी हैं, 50 साल वाले भी हैं, 60 साल वाले भी हैं, सब ब्लड प्रेशर से परेशान है। किसी को हाई है तो किसी को लो है, किसी को हाई है
तो किसी को नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि आपके या तो हार्ट में प्रॉब्लम आ गई है, या आपकी आर्टरीज में प्रॉब्लम आ गई है, या आपके ब्लड में प्रॉब्लम है। तीन ही पार्ट है ना, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपने क्रिएट कर ली है। अब क्रिएट कैसे कर ली है वो तो आप जानते होंगे, लेकिन भगवान ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं थी। उसने तो 300 साल तो बहुत लंबे होते हैं। अगर आप 300 साल जीना चाहें तो हार्ट काम कर सकता है, बहुत लंबे। भगवान ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन आपने उसके लिए हार्ट के संरक्षण के लिए, उसकी देखभाल के लिए, या उसको सही सुचारू रूप से चलाने के लिए आपने क्या किया? आपने उसकी सुरक्षा नहीं की, आपने उसके संचालन की अच्छी डाइट नहीं दी, आपने उसका संरक्षण नहीं किया, तो वो उसमें डिफॉर्मिटी आनी शुरू हो गई। कुछ लोगों के ब्लड में आई, कुछ लोगों के आर्टरीज में आई, कुछ की वेन्स में आई, और कुछ की हार्ट में आ गई। हार्ट की मांसपेशियां कमजोर हो गई, हार्ट के वाल्व खराब हो गए, और हार्ट की पंपिंग खराब हो गई। उसकी जो रिदम बनी हुई थी वो सही नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गई बात? तो क्या हो गया बोले हमको? ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर क्यों होता है? कारण क्या क्या होंगे? तो पहला कारण है वंशानुगत, जेनेटिक। कि किसी के बाप दादा को ब्लड प्रेशर रहता है, उसके जीन्स में प्रभावित हो गए हैं, और वो इसको भी प्रभावित कर रहे हैं, बच्चे को भी प्रभावित कर दिया, तो ये जेनेटिक हो गया। जीन्स कोई काम नहीं, मतलब जीन्स जो काम करते हैं वो अपना काम करते हैं, लेकिन अगर वो इफेक्टेड है, उनकी नेचर अलग तरह की है, तो जो बच्चे में जीन्स जा रहे हैं वो उसी नेचर के आ रहे हैं, तो वो रक्तचाप को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, आपको प्रॉब्लम पैदा करेंगे ही करेंगे। तो पहला कारण हो गया जेनेटिक। इसको आप कैसे सुधारेंगे? इसका सुधारने का भी है, लेकिन अभी उस पर रिसर्च पेपर बनाए जा रहे हैं, किया जा रहा है कि हम विशेष तरह के मेडिटेशन के द्वारा, विशेष तरह के खान पान द्वारा, या विशेष ट्रीटमेंट की चिकित्सा पद्धतियों द्वारा हम इन जीन्स की एक्टिविटीज को निर्धारित करें। जीन्स तो जो पिता का है वही आएगा, जो माँ का है वही आएगा, लेकिन उनकी जो उच्छृंखलता है, जैसे कहते हैं ना नोटी बॉय, नोटी गर्ल, ऐसे होते हैं ना, तो कोई नोटी हो जाती है तो उनको सुधारना है, उनकी एक्टिविटी को संभालना है, ये करना। तो वो नेचुरोपैथी के द्वारा से, योग के द्वारा से, ध्यान के द्वारा से उनमें परिवर्तन लाने की, या उनको काबू करने की योग मतलब शैली इसके अंदर है, करते हैं। दूसरा है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक HDL होता है, एक LDL होता है। और कोलेस्ट्रॉल जो हमारा लीवर है, ध्यान से सुनना सब बातें, जो लीवर है वो 1000 mg कोलेस्ट्रॉल प्रतिदिन बनाता है। हमारा लीवर वो प्रतिदिन बनाता है। आप कुछ भी खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं वो उसका लेना देना नहीं है। आपके लिए नमक नहीं खा रहा, मैं चीनी नहीं खा रहा, मैं दाल नहीं खा रहा, प्रोटीन नहीं ले रहा, पनीर नहीं खा रहा, तो भी वो 1000 mg तो उसको बनाना ही है बॉडी की मेंटेन करने के लिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से वो झिल्लियां बनती है जो सब अंगों को अपनी तरह प्लेस करती है, सेट करती है। लेकिन LDL कोलेस्ट्रॉल जो रक्त वाहिनी में जम जाता है, उसकी दीवारों को थिक कर देता है, उसके रास्ते को पतला कर देता है, तो वहाँ बहने वाले ब्लड की रफ्तार तेज हो जाती है और प्रेशर के साथ बहती है, ज्यादा प्रेशर के साथ बहती है, इसलिए उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। दूसरा HDL जो बताया, वो मैंने बताया, वो लिगामेंट बनाने के काम आता है, टिश्यू बनाने के काम आता है, वो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, और वो कम हो जाता है तो भी आदमी बीमार होता है। लेकिन LDL कम होना चाहिए, HDL ज्यादा होना चाहिए। इसके अलावा तीसरी चीज आती है, ट्राइग्लिसराइड। अभी आपने देखा होगा, अभी यहाँ गीत भी सुनाए जाते हैं, क्यों मैं तो यहाँ 40-42 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं तो जानता हूँ कि JP सर क्या सोचते हैं ना, जितना वो सोचते हैं ना, मैं क्या उतना मैं उनको ग्रेट करने की कोशिश करता हूँ। तो एक मैं छोटा उदाहरण दूंगा, नाली में पानी बह रहा है,
बह रहा है ना पानी, नाली में पानी बहता जा रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद देखेंगे कि नाली के किनारे पर हरी हरी काई जम जाती है। काई जम जाती है तो नाली का साइज छोटा हो जाता है, जितना चौड़ा था उतना नहीं रहता, थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। इसी तरह से हमारी वेन्स के अंदर, हमारी आर्टरीज के अंदर ट्राइग्लिसराइड जम जाता है। वो एक तरह की चिकनाई होती है, कोलेस्ट्रॉल जैसा ही होता है, वो जम जाता है तो हमारी आर्टरीज का, वेन्स का स्पेस नैरो हो जाता है, भीड़ा हो जाता है, पतला हो जाता है। जब जो एक चौड़ी नाली में पानी बह रहा है, ब्लड बह रहा है तो नॉर्मल तरीके से बहेगा, लेकिन जब वो पतली हो जाएगी तो ब्लड की रफ्तार तेज हो जाएगी, तो ब्लड का प्रेशर हार्ट के ऊपर तेज हो जाएगा। एक कारण ये हो गया कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का। अब आते हैं मोटापा, जिस कारण से ब्लड प्रेशर होता है। मोटापे में जो ज्यादातर लोग, जितने मतलब जो मोटे ज्यादा होते हैं, उनमें 40% ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज्यादा होती है। और जितना मनुष्य का वजन होना चाहिए नॉर्मल, उससे अगर आपका 1 किलो वजन ज्यादा है तो मनुष्य के शरीर में 300 किलोमीटर लंबी वाहिनियां ज्यादा हो गई, तो हार्ट को उनके लिए ब्लड अधिक से भेजना पड़ता है। समझ आ गई? 300 किलोमीटर लंबी वाहिनियों के लिए ब्लड अलग से भेजना पड़ता है। और किसी में 10 पाउंड वजन ज्यादा हो गया तो 800 किलोमीटर लंबी वाहिनियां अधिक हो जाती है। जो नॉर्मल होती है ना, 70,000 मील लंबी बताई थी, तो 800 किलोमीटर लंबी और हो गया 10 पाउंड बढ़ने से। तो जब हम इतने आर्टरीज को ब्लड सप्लाई कर रहे थे, अब कर रहे हैं 800 ज्यादा को, तो इतना वजन बढ़ने के बराबर हमें हमारे हार्ट को इतना वर्क ज्यादा करना पड़ता है कि हम 300 किलोमीटर पैदल चले। हम नॉर्मल चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर 10 पाउंड वजन ज्यादा हो गया तो हमारे हार्ट को इतना वजन ज्यादा, इतना काम ज्यादा करना पड़ता है कि हम 300 किलोमीटर पैदल चलने पर जितना थकते हैं उतना हम हर घंटे थकते हैं, लेकिन उसको बर्दाश्त करते हैं। चौथा होता है तनाव। जो तनाव का हार्ट से क्या लेना देना? तनाव तो दिमाग में होता है, हार्ट छाती में होता है, लेकिन जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे अंदर एड्रेनलिन, कोर्टिसोल और दूसरे कई प्रकार के नेगेटिव हार्मोन्स बोलते हैं, जिनको बैड हार्मोन्स बोलते हैं, वो रिलीज होते हैं। और वो हार्मोन्स, मैं 2 का उदाहरण देता हूँ, एड्रेनलिन और कोर्टिसोल, दोनों मिलकर के क्लॉट बनाते हैं। और जो क्लॉट बनाते हैं तो आर्टरीज में और वेन्स में रुकावट पैदा करते हैं, और चलते रुकावट पैदा करते हैं। तो जब रुकावट पैदा हो जाती है तो वहाँ स्ट्रोक पड़ता है। मान लो ब्रेन की इस साइड में रुकावट पैदा हो गई तो इस साइड पैरालाइज हो जाता है, क्योंकि ये वाला पोर्शन इधर वाले पार्ट को कंट्रोल करता है। तो जब यहाँ रुकावट हो गई, विंगलेट फट गई, तो यहाँ के अंगों ने काम करना बंद कर दिया। इस तरह से होता है। तो डॉक्टर इलियट है अमेरिका के, वो बोलते हैं कि जैसे हमारे हाथ 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है, जो मान लीजिए आप, वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार दौड़ रही है, और एकदम ब्रेक लगा दिया जाए तो या तो वो घूम जाएगी या पलट जाएगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, नॉर्मल तो नहीं रहेगी ना। तो इसी तरह से तालाब के अंदर जब एड्रेनलिन हार्मोन और कोर्टिसोल मिलकर क्लॉट बना देते हैं तो हमारे शरीर की वही स्थिति होती है जो दौड़ती कार की होती है। समझ आई बात? फिर आता है सैचुरेटेड फैट और शुगर। जो हम सैचुरेटेड फैट खाते हैं, देखिए घी खाने का तरीका है, आप सब गांव से जुड़े होते हैं किसी ना किसी रूप में, आप नहीं जुड़ेंगे तो आपके पेरेंट्स जुड़े होंगे, तो आप रखिए देसी घी को हाथ में रखिए, मुट्ठी बांध लीजिए, अगर वो गिर गया नीचे गिर गया, हाथ में नहीं रहा डली के रूप में, तो समझ लीजिए वो देसी घी है और आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं करेगा।
आप डालडा कोको जब इनको करके देखिए वो ऐसा कैसे रहेगा, वो पिघलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब वो सैचुरेटेड फैट है, ये सैचुरेटेड फैट नहीं है। तो आप मैं ऐसा नहीं कह रहा कि खूब खाइए, लेकिन जितनी जरूरत है उतना खाइए और सैचुरेटेड फैट मत लीजिए, अनसैचुरेटेड फैट लीजिए। इसी तरह शुगर की बात है, हम जो भोजन लेते हैं वो में स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, चाहे गेहूँ खा रहे हैं, चाहे चावल खा रहे हैं और चाहे सब्जियां खा रहे हैं, उनमें भी हमें स्टार्च मिलता है। तो शुगर हमें उससे ऊँची हो जाती है। तो अलग से हमें शुगर नहीं खाना चाहिए। अगर खाना भी पड़ता है तो रेड शक्कर और रेड गुड़ जो बोलते हैं इसको, वो खाएं, कम मात्रा में खाएं, क्योंकि शक्तिदायक तो शुगर ही होती है, उससे ही हमें शक्ति मिलती है। चाय, चीनी, कॉफ़ी, ये जो चीज़ें पेय पदार्थ हैं, और चाय है, चीनी है, कॉफ़ी है, इनके साथ बहुत सारे एमिनो एसिड ऐसे हमारे शरीर में पैदा होते हैं नेगेटिव, जो हमारी हार्ट की नलियों को संकुचित करते हैं, ब्रेन की नर्व्स को संकुचित करते हैं। आप कहते हैं खोल देते हो, खोलते नहीं है। आप जब इनको पीते हैं, जैसे आपको नींद आ रही है और आपने कॉफ़ी पी लिया तो आपकी नींद भाग जाएगी, नींद कुछ देर के लिए पोस्टपोन हो जाएगी, है ना। तो आप कहेंगे बड़ी अच्छी चीज़ है, तो लेकिन नहीं, वो नुकसान है। हमारी बॉडी की जो नीड है, अगर हम उसको पूरा नहीं करते हैं तो वो हमें नुकसान होता है, नुकसान देती है। बॉडी की नीड हमें समय समय पर पूरी करते रहना चाहिए, इनमें किसी भी तरह का रुकावट नहीं आने देना चाहिए। धूम्रपान है, धूम्रपान में कितने एल्कोहॉल होते हैं, बहुत सारे एल्कोहॉल होते हैं, कोलिन है, साइक्लिन है, और 4000 घातक वो होते हैं, परफोरल है, एमोनिया कार्बोनिक एसिड है, इस तरह के 4000 एक सिगरेट पीने से 4000 बहुत बुरे तत्व हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और वो सारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो आंखों पे पहुंचाएं, चाहे हार्ट पे पहुंचाएं, चाहे लंग्स पे पहुंचाएं, चाहे आंतों में पहुंचाएं, चाहे वोकल में पहुंचाएंगे, जो नुकसान पहुंचाएं। तो इस तरह से हम, ये कारण है, इन कारणों से दूर रहें और इनको अपने खाने पीने में, रहन सहन में, जैसे अभी देखिए, अभी एक गांव है यूएसए का, बर्लिन के आसपास, वहाँ मैं रात पढ़ रहा था कि उस गांव में कभी कोई बीमार नहीं हुआ, तो उसको किसी को अटैक नहीं आया, और 40 साल से उस गांव के लोगों पर खोज चल रही है, रिसर्च हो रही है कि किसी को हार्ट अटैक नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है वो सब पढ़े लिखे ही है, वो अनपढ़ भी है, किसान भी है, मजदूर भी है, पढ़े लिखे भी है, लेकिन वो क्या है, उनके 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 रिसर्च करने के बाद या रहने जो रह के, जो साइंटिस्ट के रह के उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने ये किया रह के अनुभव कि वो खुले रहते हैं, यानी कि वो जैसे कि क्या कहेंगे, टेंशन फ्री, खिलखिलाते हैं, हंसते बहुत हैं, छोटी छोटी बातों को हंसते हैं, छोटी छोटी बातों को एंजॉय करते हैं, वो अपने कभी भी डिप्रेशन अपने अंदर पैदा नहीं होने देते, इसी वजह से उनको हार्ट अटैक नहीं होता। अब इनके प्रभाव क्या पड़ते हैं, अब ये तो हो गया कारण। अब प्रभाव क्या होता है, ब्लड प्रेशर हो जाए तो, ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो ये प्रभाव होगा, आपके हार्ट में परेशानी आएगी, वो आपके अंगों को ब्लड की सप्लाई कम देगा, अगर ब्रेन को कम देगा तो पैरालाइज होएगा, वेंट्रिकल लंबा बढ़ गया, फैल गया, तो कहते हैं ना डायलेशन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, डायलेशन ऑफ द राइट वेंट्रिकल, इस तरह की समस्या हो जाएगी, तो वो परेशानी करेगी, नहीं दर्द होगा छाती में, या हार्ट फैलने से वो पंप नहीं कर पाएगा, सांस फूल जाएगा, तो हृदय की खराबी हो जाएगी, और मांसपेशियों का जो मांसपेशी जो चलती है इसमें कंटेक्ट डायलेशन करते रहते, उनकी वर्क पावर इफेक्ट होती है। दूसरा, गुर्दे की खराबी, जो जिनको ब्लड प्रेशर होता है उनके गुर्दे खराब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जब ब्लड प्रेशर बड़े होने के कारण जो हमारी किडनीज के अंदर ब्लड की सप्लाई होती है, तो वहाँ वेनलेट फट जाती है जाके, जब फट जाती है तो हमारे जो नेफ्रॉन्स है वो डैमेज हो जाते हैं और CMD की स्थिति पैदा
ज़्यादा हो जाती है और ब्लड के रेफरेंस काम करना कम कर देते हैं, तो किडनी की डिजीज CKD, AKD ये होने के चांस हो जाते हैं। मस्तिष्क विकृति मैंने बता दिया, मस्तिष्क में अगर वेन फटेगी तो आपको पैरालाइज होना जरूरी है, आपकी आंखों की रोशनी होना जरूरी है, आपका मुंह टेढ़ा हो जाएगा, आपको तरह तरह के प्रभाव ये मस्तिष्क विकृति के कारण होते हैं। ये रेटिनोपैथी हाइपरटेंशन के कारण रेटिनोपैथी होती है कि भाई ब्लड सप्लाई तो समझे हो रहा है तो आंखों में भी हो रहा है, तो रेटिना के आसपास जो छोटी छोटी वेवलेंथ होती है ब्लड प्रेशर के कारण, बड़े ब्लड प्रेशर के कारण वो फट जाती है और वह लाली आ जाती है। आपने देखा होगा जब किसी को ब्लड प्रेशर शूटअप करता है तो उसकी आंखों में खून आ जाता है, आता है। किसी लोगों के कान में खून आ जाता है, कान फट जाता है, किसी लोगों की नाक में खून आता है। यानी ये वेवलेंथ फटने से जितनी भी पतली पतली झिल्लियां होती है वो फट जाती है और वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। यह समझ आया? तो रेटिनोपैथी अब कितने दुष्प्रभाव है ब्लड प्रेशर के, अगर हम सही रखें जो मेरे कारण होते हैं, अब उन कारणों को ठीक रखें तो हम ठीक रह सकते हैं। अब ये बात के प्राकृतिक चिकित्सा हम इनका उपचार करें तो कैसे करें। पहली बात तो ब्लड प्रेशर हो गया तो उसको दूर कैसे करें, तो सबसे पहले करो ले लो आप डाइट को, क्योंकि डाइट सरल सुलभ है, हर घर में सब खाना खाते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लें, आप ब्लड प्रेशर से मुक्ति पा जाओगे। वो ट्रीटमेंट जो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट है बताऊंगा नेक्स्ट उसमें, लेकिन आप डाइट पा रही है। अगर आपकी ब्लड की नेचर एसिडिक है तो आपको ब्लड प्रेशर होना जरूरी है, आपके बाल पकना जरूरी है, आपकी आंखों की रोशनी जरूरी है, आपके चेहरे पर सरवट जरूरी है, आपकी खुश्की जाना जरूरी है, आपके जोड़ों में दर्द होना जरूरी है। तो ब्लड की नेचर को एसिडिक से एल्कलाइन में चेंज करना है, बदलना है, तो हम ब्लड प्रेशर से मुक्ति पा सकते हैं। बाकी लोगों को छोड़ दो, ब्लड प्रेशर से मुक्ति पा सकते हैं। तो हमें अपने भोजन में 80% भोजन एल्कलाइन करना चाहिए और 20% भोजन एसिडिक होना चाहिए, तब जाके हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पाते हैं। समझाइए तक। दूसरा बात, अब हम 80% क्या लें, 80% में फल खाएंगे तो एल्कलाइन होंगे, सलाद खाएंगे वो एल्कलाइन होगा, नारियल पानी पिएंगे वो एल्कलाइन होगा। नहीं, जितने भी मिर्च मसाले या दालें खाएंगे वो सब एसिडिक होंगे। जितनी दालें हैं, चाहे अरहर की हो, मूंग की हो, मसूर की हो, उड़द की हो, नहीं चने की हो, राजमा हो, छोले हो, मटर हो, पनीर हो, अंडा हो, मीट हो, कुछ हो, सब एसिडिक है। इनके खाने से एसिड बनेगा ही बनेगा आपको। तो आपको इन चीजों का परित्याग करके एल्कलाइन भोजन पर ध्यान देना चाहिए। यानी रोटी खाएं, हरी सब्जी खाएं, सलाद खाएं, फल खाएं। इसके अलावा मैंने बताया कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर अगर हम पीते हैं तो ये 70-75% तक ब्लड को एल्कलाइन कर देता है। अब कहेंगे कोकोनट वाटर आजकल 90 रुपए का आता है, अगर 2 बार भी पिएंगे तो 180 रुपए का तो वो हो गया, पूरे घर की सब्जी 180 रुपए की आ जाएगी। तो कोकोनट वाटर एक आदमी को पिला रहे हैं, ये तो दवाई से महंगा पड़ गया है। एक टाइम में गोली पिलाएंगे 20 एमजी की, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि कोकोनट वाटर पीजिए, लेकिन अगर एफोर्ड नहीं कर पाते या पीते पीते बोर हो जाते हैं तो आप सफेद पेठे का रस पी सकते हैं, वो 7% एल्कलाइन होता है, सफेद पेठे का रस। या अब उससे भी बोरियत हो गई, वो भी नहीं पी सकते, तो आप लौकी का रस पी सकते हैं। लौकी जानते हो ना, मेरा टाइप का होता है, ऐसे नीचे मोटा होता है, घिया का रस पी सकते हैं। तो मेरा 3 ऑप्शन बता दिए, इनको ले सकते हैं डाइट में। एक और तरीका है कि हम सुबह उठते एल्कलाइन फल खा लें, उसके बाद भोजन करें, तो जितना हमारा वजन होता है उसका 1% फल खाएं या सलाद खाएं। 70 किलो वजन है तो 700 ग्राम फल खा लीजिए या 700 ग्राम सलाद खा लीजिए,
फिर आपको दूसरे अल्कलाइन ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं समझता हूँ 700 ग्राम फल खाने के बाद 70 किलो के आदमी को वो एक चपाती मुश्किल से 2 चपाती खा पाएगा सब्जी के साथ। उसका ध्यान जाएगा ही नहीं कि पनीर खा लूँ, टिक्का खा लूँ, ये खा लूँ, सब चीज़ भगा लो। तो एक तो हम ये डाइट को सुधार के अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट का है। अब ये तो घंटी बात हो गई ना, घर में ट्रीटमेंट में क्या करें कि हमारे आर्टरीज में ब्लॉकेज आ गया तो इसके लिए हम हॉट टू आर्म बात लेते हैं। एक यंत्र होता है जो गर्म पानी में पैर रख के बैठते हैं, हाथ भी कॉनिकल डुबो लेते हैं। लेकिन उसके लिए बैठते हैं कपड़े उतार कर और हाथ भी पानी में डुबोते हैं गर्म में, पैर भी गर्म में डुबोते हैं घुटने तक। लेकिन छाती के ऊपर एक लपेट लगाते हैं ठंडे पानी में। ठंडे पानी में कपड़ा डुबोया, निचोड़ा और छाती के चारों तरफ लपेट दिया और एक छोटा तौलिया ठंडे पानी में डुबो के सिर के ऊपर रख दिया और बाकी शरीर को कंबल से ढक दो जिसमें हमारा पूरा एपरेटस किया जाए और पैसे किया जाए। एक पसीना निकाल इंतजार करो और पानी नीचे से गर्म जाएगा, हाथों से गर्म जाएगा ब्लड ऊपर के और यह छाती का आके ठंडा होगा, फिर ऊपर जाकर सिर में ठंडा होगा, वो ठंडा लौट का आएगा, फिर गर्म होगा। ये बार बार गर्म ठंडा होने से हमारे शरीर के अंदर का कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड मेल्ट होने का चांस होता है और आर्टरीरियल वेन्स खुल जाती है, तो वो डायलेट हो जाती है। आपने देखा होगा कि गर्मी पा करके जो हमारे आर्टरीरियल वेन्स है वो डायलेट हो जाती है, फैल जाती है, बढ़ जाती है, तो वो चांस होता है। दूसरा, पेट पर मिट्टी की पट्टी। पेट पर मिट्टी की पट्टी रखेंगे तो कब्ज दूर होगा। तो ब्लॉकेज होता है ना, पहले ब्लॉकेज होती है तो अब हमारी बड़ी आंत की ब्लॉकेज हम खोलेंगे तो वो छोटी आंत का बड़ी आंत में आएगा और ऊपर का फिर छोटी आंत खाली हो जाएगी तो यहाँ का आएगा। इसी तरह से हमारी आर्टरीरियल वेन्स के भी जो टॉक्सिन्स है विजाती द्रव्य में वो शरीर से बाहर जाएंगे। तो हम मिट्टी की पट्टी, पानी की पट्टी पेट पर रख सकते हैं और एनीमा भी ले सकते हैं। वैसे हम मिट्टी की पानी की पट्टी और पानी की पट्टी पेट पर रखेंगे अल्टरनेट वेज में रखेंगे तो एनीमा लेने की जरूरत नहीं होगी। और एक बात मैं बता दूँ आपको, नारियल का पानी, पेठे का रस, लौकी का रस, क्या आप मौसमी तो जानते हो ना, तो मौसमी खा लीजिए। आप सवेरे सवेरे उठकर 4 मौसमी खा लीजिए, आपका यहाँ से लेके और नीचे तक सारा एलिमेंट कैनल क्लियर हो जाएगा, बड़ा साफ हो जाएगा। गाँव में क्या करते थे, दूध पिलाते थे गुड़ के साथ रात को, तो भी पेट साफ हो जाता। तो हमारा टोटल कहने का मतलब ये है ओवरऑल कि हम अपनी एलिमेंट्री कैनल को साफ रखेंगे तो बहुत सारे रोगों से दूर रहेंगे। तो पेट पर पानी की पट्टी, मिट्टी पट्टी और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उल्टी मसाज और घटा हुआ है तो सीधी मसाज। ठीक, इतना करेंगे और नंगे पैर जमीन पर घूमना करेंगे। घास हो, मिट्टी हो, नंगे पैर जमीन पर घूमेंगे तो हमें अर्थिंग होगी और हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो जमीन की तरफ जाएगा तो हमें ब्लड प्रेशर होने के चांस। और दिन में एक बार खिलखिला कर हंसेंगे तो भी आपकी, मैं कहता हूँ और कहीं की खुले ना खुले, हार्ट की और मस्तिष्क की नलियाँ खुल जाएगी। ये हम उपाय कर सकते हैं। खाना अपना बदल कर, मैंने बताया कि वो खा सकते हैं। ये तो ब्लड प्रेशर का चैप्टर हो गया। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, फिर दूसरा चैप्टर अभी है, टाइम है, इसमें किसी का क्वेश्चन है बोलो।